यदि आवाज मत करो, मेरी क्लास शुरू हो गई। स्टॉप शेयरिंग करते हैं। Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Arun Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department at Chamit Group of Institution Indore. I welcome to you our 14th lecture on maximum minimum function of two variables. After 5 minutes, I will start the session. Rupesh Patel. At the time of joining, you may mention your campus ID. Sora Bhaskaran. देवेंद्र यादव नगर, विशाल परियार, आयुष रिंगे, विशाल परियार, रोल नंबर 40. यू आर राइटिंग नॉट करेक्ट कैंपस। आप अपना करेक्ट कैंपस आईडी लिखिए, वो जो आपको ने आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन के समय वेरीफाई करवाया था मुझसे। अंकित प्रजापत, तुम्हारा सही है कैंपस आईडी। कुलदीप बामनिया, तुम्हारा भी कैंपस आईडी गलत है, इसको सही टाइप करिए और चैट बॉक्स में मैसेज करिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। रुपेश पटेल, राहुल पाल, मेंशन योर कैंपस आईडी। जो आपको मैंने रजिस्ट्रेशन के समय वेरीफाई कर रहा था, जो आपने बताया था, वो यूज करिए, वही सही है आपका। सुनील, तुम्हारा कैंपस आईडी 30 7 है, करेक्ट है, ठीक है। विशाल परमार, करेक्ट बेटे आपका भी कैंपस आईडी। पीयूष कोतवाल,
करेक्ट है बेटा आपका भी। बस 2-3 मिनट बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। रोल नंबर 16। कुलदीप बामनिया तुम्हारा भी सही है। और राहुल पवार, राइट योर ई कैंपस आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय मुझे बताया था। शिवम गराड़े एंड ऋषभ शुक्ला। आज कुछ हम नई बात करेंगे, नया टूल समझाएंगे। भावेश सावली, टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी तेजी से हम चल नहीं पा रहे हैं, आपको स्पीड बढ़ाना ही होगी। रोल नंबर 8 अनुज यादव, तुम्हारा ई कैंपस आईडी करेक्ट है। यही है, आप लोग अभी फिलहाल जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए एनरोलमेंट के फॉर्म में यूज करेंगे इसी को। सूरज तिवारी, और जिन लोगों के फ्रेंड क्लास में क्लास अटेंड नहीं करे उनको भी मोटिवेट कीजिए। सौरभ परिहार, विशाल परिहार तुम्हारा 40 है, करेक्ट है। तिलक जाडो करेक्ट। राइट योर ई कैंपस आईडी एट द टाइम ऑफ चैटिंग। सभी लोग जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं अनम्यूट करेंगे और साथ में चैट बॉक्स में रोल नंबर, ई कैंपस आईडी जो है आपका वही लिख के शेयर करेंगे मुझे नाम के साथ, ताकि मैं आपके अटेंडेंस को क्रॉस वेरीफाई करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। शिवम गराडे, और एक आध मिनट और वेट करते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक 20 स्टूडेंट रिपोर्ट कर चुके हैं, मेरे को मिला के 21 हुए। अंकित प्रजापत, तुम्हारा 6 करेक्ट है। Now I am going to start this session. So my discussion is how can you find the maximum value or minimum value of function of two variables, that is the maximum और minimum of function of two variables। ये जो शब्द है, ये जो दो शब्द की बात कर रहा हूं, एक है मैक्सिमा और दूसरी है मिनिमा। आप जानते हैं कोई भी एक क्वांटिटी है, कोई भी एक वैल्यू है, या तो वो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। कोई भी एक क्वांटिटी या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। जैसे हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो या तो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। आप सभी ने 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वन वेरिएबल के फंक्शन की थ्योरी समझी थी, उसका टूल समझा था। हम उस टूल को दो वेरिएबल के लिए कैसे एक्सटेंड करते हैं, कैसे हम समझेंगे, वही बात इस टॉपिक के थ्रू आप लोग समझ रहे हैं। और फिर इसके बाद यदि हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल आएगा और हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को निकालने का एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, तब हम क्या करेंगे उस केस में। इस प्रोसेस से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हमें कोई और शॉर्टकट टेक्निक चाहिए, जो कि एक लाग्रांज नाम का फेमस साइंटिस्ट हुआ, उसने इस मेथड को जनरेट किया और उसने कुछ मल्टीप्लायर को यूज किया है अपने थ्योरी में, इसलिए इस मेथड का नाम जो है लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स हो गया है। तो अक्सर इस पर प्रॉब्लम्स एज एन एप्लीकेशन में तो आती हैं, ऐसे न्यूमेरिकली मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आते तो हैं। ओके,
तो आपको दोनों लेवल से, दोनों स्तर से तैयार होना है, ना केवल मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट के बिहाफ से, इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट के बिहाफ से भी, इंजीनियरिंग मीन साइंस के बिहाफ से भी। ओके, तो इंजीनियरिंग जो है साइंस का एडवांस शब्द है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस का ही एडवांसमेंट है। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस दौर पे, जिसके लिए मैं आपको एक एक बात करके टूल्स को रिकॉल कर रहा हूं, जो आपने 12th क्लास में 1 वेरिएबल के लिए पढ़ा है, उसको हम लोग 2 वेरिएबल के लिए कैसे पढ़ेंगे। तो कि इस टेक्निक्स को समझने के लिए, 2 वेरिएबल की मैक्सिमम मिनिमम को समझने के लिए, आपने जैसे 1 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम समझा था, तो वहां पे आपको उसके डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट होती थी। आप बिगड़ फंक्शन के डेरिवेटिव निकालें, इसका सत्यापन कर नहीं सकते, वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कि मिनिमम वैल्यू होगी। तो उसी तरह से चूंकि अभी तक हमने सभी ने मैक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब 2 वेरिएबल से ज्यादा के फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन का टूल समझ लिया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अब आपको इस टूल को समझने में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आना है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी क्लास को अटेंड किया है और साथ साथ में रिवीजन भी किया है, और जो क्लास कॉपी में लिख रहे हैं क्लास के दौरान, या जो लोग प्रिंट इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्लास लेते समय में, जो क्लास ले रहा हूं और उसको फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्लासरूम कॉपी जिन्होंने बनाई है, उनको इसका कोई समस्या नहीं आना है। और जिनको आ रही है वो पूछ रहे हैं मुझसे, टेलीफोन करके, व्हाट्सएप से पूछ रहे हैं, दोनों ऑप्शन से पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग भी पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, तो इस तरह से हमने 2 वेरिएबल के लिए कंसेप्ट को समझाने के लिए आपके सामने मैं आपके सामने जो अभी तक मैंने 2 वेरिएबल का सिंबल लिया है फंक्शन का, वही सिंबल यहां पर अडॉप्ट कर रहा हूं। इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई भी एक फंक्शन है 2 वेरिएबल का है, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जिसका हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे 1 वेरिएबल के केस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इस फंक्शन का न केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, हम इसके सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। किन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे बेटे, एक्स और वाई के। सेकंड डेरिवेटिव भी किन के रिस्पेक्ट में आएंगे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आएंगे। इस तरह से हम लोग प्लस माइनस बिल्कुल डेफिनेटली करते जाएंगे। तो वही हम लोग आपको नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं एज ए प्रोसीजर के फॉर्म में। हमने पार्शियल डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को डिनोट करने का सर्टेन नोटेशन भी बताया था। अब उस नोटेशन को यूज करने का टाइम आ गया है। अब इस टाइम में जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करना है, तो उसमें ये शॉर्टकट नोटेशन यूज करना होंगे। जेड का मतलब होता है जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जेड वाई का मतलब होता है जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब अपन एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा वेरिएबल वाई कांस्टेंट लेते हैं। ओके गाइस, इसी को हम यहाँ पर और एक और नया शॉर्टकट नोटेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है पी फर्स्ट ऑर्डर एक्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर वाई के रिस्पेक्ट में, उसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं। और जब अपन z को 2 बार x के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएट, इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। और जब z को 2 बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसको t से डिनोट करते हैं। और जब z को x और y दोनों के रिस्पेक्ट में जब अपन करते हैं, बारी बारी से करेंगे, एक साथ तो होता नहीं है डिफरेंशिएशन। पहले एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। पहले एक बार किया तो फर्स्ट ऑर्डर मिला, फिर दोबारा उसके रिस्पेक्ट में ही किया, x के रिस्पेक्ट में किया तो zx मिलेगा। और इसी तरह से x zx का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो zxy मिलेगा, जिसको अपन s से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगी, आपको फंक्शन को पहचानना है कि 2 वेरिएबल का दिया है। ओके, आपको डेफिनेटली इस सेमेस्टर में 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको ये डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, फिर हम अगली नेसेसरी कंडीशन पे आएंगे, जो हमने 1 वेरिएबल में यूज की थी, उसको हम यहाँ 2 वेरिएबल में भी यूज करेंगे बेटे। आप क्या करते थे 1 वेरिएबल में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते थे, तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। ये जो भी आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन दिया है, इसके जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर के, उनको हम 0 के बराबर रख रहे हैं। क्योंकि 2 टर्म
दो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब एक होता था तो एक ही रहना था आपके पास रिजल्ट। अब इससे क्या होगा, आप क्या करते थे उसमें, वहां पर इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालते थे एक वेरिएबल के केस में। अब चूंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं तो ये भी एक एक्स वाई में इक्वेशन होगी, ये भी एक्स वाई में इक्वेशन होगी, दोनों को आपस में आप सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू जिसमें आप लोग फाइंड करते थे जहां पर की फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता था या मिनिमम वैल्यू होता था। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने शब्दों में, देन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एंड फाइंड द वैल्यू से आप मान लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन आता है इनको सॉल्व करने के बाद जो मिलता है वो एक ए है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बी है, एट विच द फंक्शन हैज ए मैक्सिमा और मिनिमा। ये वे पॉइंट है, वे ये वो वैल्यू है जहां पर कि इस फलन का मान या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या कोई नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा होगा। तो इसके अलावा भी मैं आपको इस टॉपिक्स में दो और पॉसिबिलिटी बताऊंगा एट द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन में। तो गाइस अब हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने का समय आ गया है। जैसे हम लोग वन वेरिएबल में भी कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते थे फॉर डिसाइडिंग फाइनली कि क्या मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे कि मिनिमम होगा, तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल देते हैं उस पॉइंट पर। तो यहाँ पर भी देखिएगा इस वही कर रहे हैं हम लोग, जो भी सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आपके आए हैं उनकी वैल्यू आप लोग इन पॉइंट्स पे निकालेंगे और फिर इसके बेसिस से हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। ये स्टेप होने के बाद फिर हम लोग लास्ट स्टेप में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में इनमें से एक समय में कोई भी एक कंक्लूजन होगा। यदि एक ही सोल्यूशन आया है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक ही सोल्यूशन आया, मतलब एक ही एक्स की वैल्यू और एक ही वाई की वैल्यू मिली है, तो हमारे पास कोई भी एक कंक्लूजन होगा। जब आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर एक्स और वाई की, इसका मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली उतने यहाँ पर कैसेस आपके जनरेट होंगे, वो अपने आप आएंगे, अपने आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे। अभी हम आज क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे इस टॉपिक पर, और फिर हम कल की क्लास में लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स लेंगे। तो पहला कंक्लूजन आपने सभी के नजर के सामने दिख गया है, मैंने बता दिया है कि यदि आपने RT माइनस एक्स स्क्वायर का मान निकाला और ये ग्रेटर देन 0 आता है मतलब पॉजिटिव होता है, और यदि R की वैल्यू नेगेटिव होती है मतलब R लेस देन 0 होता है मतलब R की वैल्यू नेगेटिव होती है, तब इस केस में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एट ए कामा बी पे। अब आपसे कोई एग्जामिनर पूछ भी लेता है कभी कभी कि बता इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये पहले कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना होगी, यहां तक करना होगा क्वेश्चन को, और फिर इसके बाद इस स्टेप के बाद एक छोटी सी लाइन है, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है ना, आप दिए हुए फंक्शन एफ में रख देंगे तो आपको एफ मैक्स मिल जाएगा, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके गाइस, क्लियर है सभी को पहला कंक्लूजन। फिर हम आ रहे हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी मतलब दूसरा कंक्लूजन, यहाँ पर चार पॉसिबिलिटी है तो चार कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो, मतलब ये केस नहीं अप्लीकेबल हो रहा है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ये दोनों का डिफरेंस निकाला और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन आर की वैल्यू जो आपने निकाली है वो नेगेटिव नहीं होते हुए ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, और यदि आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये तो पॉजिटिव पहले से है, तब इस केस में फंक्शन का मिनिमा होता है। और फिर इसी तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो भी ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, एक्स वाई की जगह आप दिए हुए फंक्शन में रख देंगे तो वो मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। इतनी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं बेटे। फिर आ रहे हैं तीसरे कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने ये डिफरेंस निकाला वो पॉजिटिव ना आते हुए मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं आते हुए नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तब आर के साइन पे कोई भी विचार नहीं करेगा। यदि इस डिफरेंस का मान नेगेटिव हो गया मतलब लेस देन 0 को मतलब नेगेटिव, चलो कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख ले, जो माइंड में सोच रहे हैं दिमाग में इमेजिनेशन कर रहे हैं तो इसको नोट कर लें। ओके गाइस, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। अभी तक सब लोगों की थिंकिंग इस तरह की नहीं थी, तो अब थिंकिंग बदल रही है, टाइम के साथ बदलना पड़ेगा अपने आप को। ओके गाइस, देन फंक्शन एफ हैज ए neither maxima
नॉन मिनिमा एट x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल डायरेक्ट 101% आप कह सकते हैं कि दिया हुआ फलन जो है ना तो उसका मैक्सिमम मान होगा ना ही उसका मिनिमम मान होगा। मैक्सिमा को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान, और मिनिमा को निम्निष्ट वैल्यू। मिनिमा मतलब निम्निष्ट, मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट। उच्चिष्ट उच्चिष्ट को ये हम हिंदी में और साधारण भाषा में बोलते हैं अधिकतम, अधिकतम वैल्यू, और ये मिनिमम वैल्यू। बोलिए, किसी को भी कोई शक हो, जितने भी 20 बच्चे क्लास में हैं, कोई को भी कोई स्टेप में शंका हो, कुशंका हो तो पूछ लीजिए बेटे। हम अभी भी बहुत स्लो चल रहे हैं आपके लेवल को देखते हुए, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को पहचानते हुए। अब इसके बाद का जो कंक्लूजन है, ये इंडियन ऑथर्स की बुकों में नहीं मिलेगा आपको, ये फॉरेन ऑथर की बुकों में मिलेगा। इसलिए मैंने आपके सामने स्टडी किया है और आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको अवॉइड कर रखिए। तो मैं आपको अवॉइड नहीं कर रहा हूं बेटे। एक कोई भी एक वैल्यू है आपके सामने, देखो बेटा, कोई भी एक क्वांटिटी है, उसकी मेनली 3 संभावना होती है, या तो वो पॉजिटिव होगी, या तो वो नेगेटिव होगी, या वो जीरो होगी। तो भाई यदि ये 3 केस हो गए तो इसमें जीरो का केस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हो सकता है ये डिफरेंस निकाला आपने और जीरो हो गया। जीरो हो गया, इसका मतलब ये जो प्रोसीजर है इस स्टेज पर मैक्सिमा मिनिमा को बताने में असमर्थ है। ये इस बात का सत्यापन करता है। जीरो आने का मतलब ये होता है कि then at this stage no conclusion can be drawn about the maxima or minima of the function f at a comma b। यदि ये परिस्थिति आपकी बनती है, चौथा ऑप्शन आपके पास आएगा, आ भी सकता है ना भी आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सारे ऑप्शन सीखना है, सारे टूल समझना है बेटे। तो इस पॉइंट पर, इस स्टेज पर ये जो हमारी थ्योरी है वो फेल हो रही है, इसलिए हमें इसको आगे और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इसके आगे और खोजबीन की हमने, तो हमें यह पता लगा, फिर हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को लेते हुए। ठीक है गाइस, तो वही हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको इनकम्प्लीट नहीं है ये। नेक्स्ट स्टेप, now we study the behavior of the function at a plus b comma b plus k in the neighborhood of point a comma b। neighborhood का मतलब होता है समीप में, पड़ोस में। जैसे a और b तो आपके पास था ही, ये एक पॉइंट है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बताता है 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम इस पॉइंट के पास में कोई एक पॉइंट हमने ले लिया है, a plus h b plus k, where h और k sufficiently small वैल्यू है। ये h और k बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसलिए इसको, इस पॉइंट को अपन नेबरहुड बोल रहे हैं। तो a plus h, b plus k इन नेबरहुड ऑफ, किसके पड़ोस में लिया आपने? a plus b के पड़ोस में लिया हमने। तो a plus h और b plus a, ऐसा पॉइंट हमेशा जब भी ये स्थिति बनेगी आपकी, ये केस आपका होगा, तब आपको ये टेक्निक्स इस तरह से मॉडिफाई करना होगी। ओके गाइस, तो वेयर एच एन के आर सफिशिएंटली स्मॉल, बहुत जितने स्मॉल हो सकते हैं उतने स्मॉल लिए गए हैं। फिर इसके बाद हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं इसी पॉइंट पर, क्योंकि या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू का कंक्लूजन ड्रॉ करना है या मिनिमम वैल्यू का कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो इसलिए हमारे सामने आपके पास 2 संभावना रहेगी, दोनों से हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये रहा पहली संभावना, एफ ऑफ ए प्लस एच कमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस बी। आपने ये जो नेबरिंग पॉइंट लिया था, इस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच कमा बी प्लस के का मतलब क्या होता है? एफ की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच और बी प्लस के पे, और इसको माइनस करना है जो आपने फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे कैलकुलेट की है। नहीं कैलकुलेट की है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, यदि ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देखो गाइस, इस एक्सप्रेशन की वजह ये एक्सप्रेशन लेना होगा बेटे। यहाँ आप आर टी माइनस एस क्या ले रहे थे, इसको ग्रेटर देन में वेटेज दे रहे थे, यहाँ पर अपने को इसको वेटेज देना होगा बेटे। तो इस तरह से आप इसको वेटेज देंगे, और आर की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ गई तो बताओ कौन सा केस होगा? ये ग्रेटर देन 0 है
और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ क्या होता है इस केस में? याशिका बताइए बेटे, जो मैंने लिखा है उसको बोल के बताइए क्या सही लिखा है। देन एफ हैज ए मिनिमा एट ए कॉमा बी, क्योंकि आर ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बोला है मैंने? मिनिमा। अब इसका जो दूसरा कंक्लूजन आप भी खुद ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 है लेकिन आर नेगेटिव है। ऑफ कोर्स ये रहा आपके सामने, ये डिफरेंस निकाला आपने, ग्रेटर देन 0 आया, लेकिन बट आर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब लेस देन 0 आ गई, तब इस केस में फंक्शन का मिनिमा होता है a कॉमा b पर। सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये सारा का सारा इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें हो गई इंपॉर्टेंट, जितनी है यूजफुल है और जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करेंगे आज के बाद। ओके गाइस, अब हम आ रहे हैं इस पर क्वेश्चन करने की स्थिति में है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहे हैं। करें नेक्स्ट स्लाइड। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी भी पूछा था। बोलिए बेटे, मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए माइंड में इसको फ्रीज करते जाइए और फिर रिवाइज भी करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम इस पड़ाव की तरफ। जो स्टेप सिखाई है मैंने उसी स्टेप से क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना बेटे, नथिंग इज टू डिफिकल्ट। If fundamentals are clear, then there is no problem to solve problems. Okay guys, ये हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके सामने मैक्सिमम नियम के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारी नजर के सामने दिख गया है सभी को। एक्सप्लेन द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन। इसने एग्जामिनर ने खुद ने बोल दिया है, या तो इस फंक्शन की एफ की जगह आपको यू दे रखा है, या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं तो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम ये खुद ही बोल रहा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं बेटे। नहीं, अब बस इसका टेस्ट लगाना है हमें। जैसे अपन केमिस्ट्री में कोई सैंपल हमें मिलता है और उसका हमें प्रेसिपिटेशन देखते हैं और उसका हम बोल देते हैं कि भाई ये इस रिंग टेस्ट है, तो इससे इसका सत्यापन होता है। ठीक उसी तरह से बढ़े चले आगे। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया बेटे आपको उसको लिख लीजिए। यदि वो मिक्स फॉर्म में दिया है, इसे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो उसको जो ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है, ब्रैकेट के अंदर दिया है, बाहर भी है क्वांटिटी, तो इसको ओपन कर लो ताकि आपको इसका डिफरेंशिएशन करने में कहीं से कहते कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो फिर आपको प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए आपके लिए सिंपल से सिंपल कर रहा हूं। इसका ब्रैकेट का अंदर गुणा करना सभी को आता है, घातांक का नियम आता है, तो ब्रैकेट में गुणा कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को भी। देखिए गाइस, पहली टर्म में गुणा करेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का, तो क्या आएगा? यही आएगा। फिर जब वाई क्यूब स्क्वायर है ना, फिर दूसरी टर्म में गुणा करो जरा, माइनस साइन एज इट इज, पावर 4 वाई स्क्वायर। हाँ, एक्स की पावर 4 हो गई क्योंकि घातांक का नियम लग गया, बेस सेम होता है और गुणा उड़ाता है तो घाते जुड़ जाती हैं। वाई स्क्वायर हो गया बेटे। फिर इसके बाद लास्ट टर्म आ रही है आपके पास, क्योंकि एक और टर्म है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस आएगा टर्म का साइन, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स की घात 3 एज इट इज रहेगी और वाई क्यूब। जल्दबाजी में कई लोग ये बोलते हैं अरे सर ये क्या हो गया, नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शांति से करिए बेटे। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब, इसके यहाँ पर कोई एक्स की टर्म नहीं थी इसलिए एज इट इज आएगा, और वाई स्क्वायर है इनटू वाई, पावर घातांक का नियम लगेगा। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे आप खुद बता सकेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। क्या करेंगे सभी लोग, इसके 5 पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 तो फर्स्ट ऑर्डर के और 3 सेकंड ऑर्डर के। वही हम एक एक करके कर रहे हैं आपके सामने, देखते जाइए। ये रहा आपके सामने, नजर के सामने। पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बेटे। y को कांस्टेंट ऑटोमेटिकली मानना है, कोई बोले ना बोले, इसके लिए एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा आपको, अपने में अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। ठीक है बेटे, कि जब भी हम x से ज्यादा वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं तो हमें जिसके रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट लेना है। भले यहाँ पर 100 वेरिएबल बैठे हैं, अवेलेबल है, 1000 वेरिएबल है, इनफाइनाइट वेरिएबल्स है। ओके, तो करा हमने, टर्म बाय टर्म करेंगे क्योंकि हर टर्म में अलग अलग पावर है एक्स वाई की, इसलिए टर्म बाय टर्म ही डिफरेंशिएशन होगा।
तो पहले हम फर्स्ट टर्म को कॉन्सेंट्रेट करके बता देते हैं आपको, एक डेरिवेटिव निकाल के फिर से बता देता हूं आपको, पहले टर्म का, फिर दूसरी टर्म का, फिर तीसरी टर्म का। देखिए बेटे, एक्स के साथ कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब का, 3 एक्स, n x की पावर n minus 1। हाँ, एक्स की पावर एन की मेथड से होगा तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर एन क्या है, 3, तो 3 नीचे उतरेगा बेस में, 3 आगे आ जाएगा। हाँ बेटा, 3 इंटू एक्स की पावर 2 हो जाएगी। तो वही लिख दिया हमने, Yes, 3 sir. इंटू एक्स की पावर 2। और मल्टीप्लाई में जो दूसरा वेरिएबल आ रहा है उसको कांस्टेंट मानना है दिमाग में, और यहाँ पर भी इसको लिखना आपको वेरिएबल ही है, यहाँ पर ए नहीं लिखना है, ठीक है बेटे। वो तो डिफरेंशिएशन करते समय अपनी नजर के सर सामने एज इट इज आएगा। कांस्टेंट रखना है। हाँ बोलिए बेटे, बोलिए आप, मेरी बात पूरी होने दो फिर बोलो बेटे। हाँ आप बोलो, आप क्या बोल रहे थे बीच में। नहीं सर, वही के y स्क्वायर ही आएगा। हाँ वाई स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि अपने को दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है, ये टूल है, कंसेप्ट बोलो। ओके गाइस, तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन सबने समझ लिया। आप जल्दी से दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिए बेटे, सेम प्रोसेस से करना है, क्योंकि अपन x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी x वेरिएबल रहेगा, y स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा। तो x की घात 4 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, जैसे आप ऑर्डिनरी करते हैं, बिल्कुल इसकी वही है यार, बस केवल एक से ज्यादा वेरिएबल विजिबल हो रहे हैं और कुछ नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसलिए वो सटीक Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट Yes, नोट sir. मैंने आपके सामने लिख दिया था। Yes, sir. Partial differentiation is nothing but just an ordinary differentiation, just by keeping other variable as constant. तो x की घात 4 को हमने लिखा है 4 इंटू एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर इज इट इज। फिर लास्ट टर्म का करिए, -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। भले लाइन चली जाए, भले हमारी लाइट चली जाए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाए, उसमें आपको घबराना नहीं, आपको मैं टूल सिखा चुका हूं, आप भी खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। चलिए गाइस, आप सभी लोग इसको वाई के रिस्पेक्ट में करिए। सर हो गया है, हाँ। कुछ लोगों ने कर लिया बेटे, और किसी को कोई शक हो तो बताओ। तो इसको फिर से रिपीट करता हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को नो सर। जहां जहां पर No, आप, sir. हाँ बेटे, सर आ गया सर समझ में आ सर। गया है सर। आ गया, सभी को आ गया। अभी 3 लोग बोल Yes, रहे हैं आ sir. गया, और बाकी जो बेटे हैं बेटे, यस सर। यस सर, आ गया सर। यस सर। okay to all? यस सर, कर लिया। ओके बेटे, बहुत अच्छी बात है। बढ़े चलो आगे। आप ये आपके सामने फर्स्ट डेरिवेटिव का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपना काम जो स्टार्ट होगा वो सेकंड डेरिवेटिव से होगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, u का अपन ने x के रिस्पेक्ट में किया ना, तो u को ही x के रिस्पेक्ट में दोबारा कर दो। तो आप जब दोबारा करने जाओगे तो ये वाले को यूज करोगे, ये क्या हुआ है ना, इसको यूज नहीं करना बेटे, क्योंकि अपन सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो क्या यस सर, ये भी कर लिया है। है ना, ये भी कर लिया बेटे। तो चलो मैं Yes, निकालता हूँ नेक्स्ट स्टेप भी। आप खुद इसको स्लाइड को नोट भाई हमको तो करना। ले लेना, जब इसकी स्लाइड पूरी हो जाएगी आपको करने से मना। खुद करके देखना, फिर भी तकलीफ आए तो बताना मुझे। ये हमने क्या किया, जिसको x के रिस्पेक्ट में किया था उसको y के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो वेरिएबल के केस में 3 होते हैं, एक ये और एक ये, नहीं। यस सर। सर हो गया। उसके बाद फिर अपन ने जो आपको प्रोसीजर बताया था वो अडॉप्ट करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देना है और x y की वैल्यू निकाल लेना है। तो वही हमने यहाँ पर शब्दों में लिखा है, नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ u। सौरभ परिवार कुछ नेट कनेक्शन के कारण बाहर हो गया है, व्हाटएवर में द रीजन, अब क्या बोलूं मैं। ऑनलाइन में तो हम आपको कुछ देख नहीं सकते कि क्या भाई आपका रीजन जेन्युइन है कि क्या आपका इनजेन्युइन रीजन है, नहीं है, ऐसे ही बाहर हो गए हैं। फोन को अपना ऑफ करके रखो बेटा, पूरा ध्यान पूरे टाइम इधर ही रखो। तो गाइस, ये रहा आपके सामने कैलकुलेशन। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर रख दिया, और फिर इसके बाद हमने इसमें जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आती है, फॉर x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये एक एक्स वाई में एक इक्वेशन हमारी बनती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
रहा हूँ बेटा, वो गलती से हो गया। वो क्या, मैं इसको ऊपर ले जा रहा था क्योंकि यहाँ ये डिस्टर्ब कर रहा था स्लाइड में, इसलिए। अब देखिए गाइस, अब हम दूसरे डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख रहे हैं और उसको भी इसी तरह से, जो इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। जो भी रिमेनिंग टर्म होगी, फैक्टर होगा, वो आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 होगा। और इसको नंबर 2 दे देंगे। एक और 2 नंबर इसलिए दिया क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो जैसे अपन ने 7th क्लास में इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, कितनी मेथड रहती थी आपके पास? एलिमिनेशन की, सब्स्टिट्यूशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और फिर आपने जब डिटर्मिनेंट को पढ़ा था तब आपको क्रेमर्स नाम के फेमस साइंटिस्ट ने क्रेमर्स रूल भी डेवलप किया है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो और फिर मैं एक नया टूल भी इनको सॉल्व करने का आपको इस कोर्स के लास्ट यूनिट में मैट्रिक्स अलजेब्रा में भी सिखाऊंगा। तो अभी आप फिलहाल जो आपके स्कूल लेवल की मेथड है उसको अडॉप्ट करके इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। पहले x को यदि एलिमिनेशन से करोगे तो x के कोएफिशिएंट को बराबर करोगे और घटा दोगे तो x का मान मिल जाएगा। जब x का मान आ जाएगा तो इन दोनों में से किसी एक में रख दोगे तो y का मान आ जाएगा। बहुत एलिमेंट्री मेथड है। तो आपको सॉल्व करके ये मिलता है हमें, एक और 2 को सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलती है वो आती है, x की जो वैल्यू आती है वो 1/2, 1/2, y की जो वैल्यू आती है 1/3। क्यों ना हम आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें यदि हमें परमिशन मिल रही है। सो वेयर द फंक्शन हैज मैक्सिमा और मिनिमा, ये वे पॉइंट है, ये वे वैल्यू है जहां पर कि आपके फंक्शन जो 2 वेरिएबल का दिया है उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने का भी तरीका बता चुका हूं, इसको मैं एग्जांपल से फिर से दोहरा रहा हूं आपके सामने। ये रहा x और y की वैल्यू पर आप r, t और s का मान निकालेंगे। जो भी आपने अभी पिछले स्लाइड में r और t का मान निकाला है पिछले पेज में, उसमें ये x और y का मान रख देंगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटे, r का साइन कैसा आ रहा है? माइनस आ रहा है, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब किसकी संभावना बन रही है बताओ? नेगेटिव में संभावना किसकी बनती है बेटे? मिनिमम, मैक्सिमा की, मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमा है बेटे। मैक्सिमा की, नेगेटिव हो तो मैक्सिमा और पॉजिटिव हो तो मिनिमा, उल्टा है। मिनिमा। यस सर। प्लस के केस में माइनस, माइनस के केस में प्लस, इस तरह से। और फिर जैसे ही आ गया हम RT माइनस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे बेटे। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस करके एस स्क्वायर करेंगे, एस की जो वैल्यू आई थी इसका वर्ग लेंगे और फिर इनका डिफरेंस लेंगे तो यह हमारे पास जो आंसर आता है वो 1/44 आता है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू है। और यदि ये पॉजिटिव और ये मिनिमा है। नेगेटिव है, इसका मतलब इससे किस बात का सत्यापन हो गया? ये मिनिमा है मैक्सिमा है। करेक्ट। सर। ये x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 ये कैसा है? वही तो इसके पहले सिखाया था बेटे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का लिखा ना मैंने, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो पहले स्लाइड ठीक है में सर। पहले स्लाइड में 2 इक्वेशन आई थी कि नहीं अपनी, ये देखो। हाँ सर, हाँ सर। कोई भी मेथड से कर लेना, जितनी भी तुमने जो 7th क्लास से सर पढ़ी है। वो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से है ना? हाँ, विलोपन विधि, हिंदी में विलोपन विधि और इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और सत्यापित विधि और जिसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और एक और होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणनखंड। हाँ। और फिर इसके बाद एक और चौथी मेथड आपने 12th क्लास में पढ़ी है बेटा, डिटर्मिनेंट, जब आपने सीखा था क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स नाम का एक फेमस साइंटिस्ट हुआ जिसने भी एक मेथड डेवलप की है। कोई बात नहीं, आप यदि 7th क्लास की ये 3 मेथड में से कोई एक लगा दोगे तो भी आपका क्वेश्चन हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या भाई, ठीक है। और अभी इस क्लास में भी आपको मैं इस सेमेस्टर में भी लास्ट यूनिट में सिखाऊंगा मैट्रिक्स की एक और मेथड इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं इस टॉपिक पर जो मैंने लिखा है इसमें। ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसके साथ में आपको हिंट भी दे देता हूं क्योंकि 35 हो गया है, कभी भी टाइम हमारा ओवर हो जाएगा। वैसे 12:30 के ऊपर हो गया है टाइम, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। सर इसके पहले वाली स्लाइड बता दो सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है बेटा, चलिए से लीजिए, ये इसके पिछली वाली है। ज्यादा आगे हुई क्या? नहीं हुई सर। नहीं, सही है। इसके पिछली वाली ले ली हो आपने? गया सर।
हाँ इसको सर, ले clear ली किया इसको मैंने? भी। वाली ले ली थी सर। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना, ये इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। अप्लाइड क्वेश्चन है मतलब थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निक्स थोड़े समय बाद यही यूज होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम 12:35 हो गया है, आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है। 12:50 पे है ना आपका नेक्स्ट क्लास? हाँ यस सर। सर। चलिए मैं हिंट दे देता हूं आपको सॉल्व करने की। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसको फिर सोचते रहना आप लोग। यस सर। फिर कोई कंफ्यूजन हो तो कल की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले पूछ लेना, वो स्टेप बता दूंगा। ये स्लाइड पूरी हो गई, अब दूसरी स्लाइड। केवल केवल यहां तक नया है, फिर इसके बाद तो ये सब पुराना है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया अपन ने। ये 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल का फंक्शन था, इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर जो अभी आज मैंने एक्सप्लेन किया एग्जांपल, पूरा उस तरह से मैक्सिमम मिनिमा टेस्ट करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। चलिए पहले वाली स्लाइड का लीजिए। सर इसके पहले वाले पे ले जाइए ना सर। अरे स्टेप मार्किंग रहती है इसलिए ये आ गया, पिछला स्लाइड आने में ये आ गया, ओके। ठीक है। फिर अगला क्या आपको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, और सॉरी जल्दी चला गया ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, फिर इसके बाद लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक पर। करो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड। यस सर। 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर टाइम भी ओवर हो रहा है, जल्दी से। सॉरी, हाँ अब यहां पर खत्म हो गया है। ओके गाइस, फिर कल हम नए टूल्स के साथ मिलेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके सर। लेस देन 1 मिनट चिंतन करिए। अभी ये 3 स्टूडेंट डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, वेरिफिकेशन भी नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन तो कराया तो उनमें से 2 लोगों ने, और एक ने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। साबिर हुसैन, किसी के आसपास रहता हो तो उसको बोलिएगा, सर बात करेंगे आपसे। और हर्ष कौन सर? चौहान, इसने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन